तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम साल्मोनेला संक्रमण के क्लिनिकल डायग्नोस्टिक पाथवे की गहराई में जाने वाले हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस के नज़रिए से एंटेरिक फीवर यानी टाइफाइड को समय रहते और सटीक रूप से पहचानना कितना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। तो आइए बिना देर किए इसे डिकोड करते हैं। हमारा ये पूरा पाथवे मुख्य रूप से इन 5 अहम हिस्सों में बटा है: क्लिनिकल इंडिकेटर्स और सैंपलिंग, साल्मोनेला मॉर्फोलॉजी और उसके प्रकार, कल्चर और बायोकेमिकल टेस्ट, विडाल टेस्टिंग के सिद्धांत और अंत में एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी और ट्रीटमेंट। एक क्लिनिकल सेटिंग में मरीज की जान बचाने के लिए किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को इन्हीं क्रमिक चरणों में पूरी तरह से महारत हासिल करनी होती है। तो सेक्शन 1, क्लिनिकल इंडिकेटर्स और सैंपलिंग। शुरुआत वहीं से करते हैं जब मरीज पहली बार हमारे सामने आता है और हम उसका प्रारंभिक मूल्यांकन करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है उस बीमारी को सटीक रूप से परिभाषित करना जिसका हम सामना कर रहे हैं। एंटेरिक फीवर असल में एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन है। इसमें जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तेज बुखार, और वो भी ऐसा बुखार जो सामान्य दवाओं से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। यही वो अहम बेसलाइन है जहां से हमारा क्लिनिकल संदेश शुरू होना चाहिए और आगे की जांच के लिए अलार्म बजना चाहिए। इस तेज बुखार के साथ साथ कुछ और बहुत ही जरूरी क्लिनिकल इंडिकेटर्स भी होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे पेट में तेज दर्द, बहुत गंभीर सिर दर्द, लूज मोशन, उल्टी आना और चक्कर या डिहाइड्रेशन महसूस होना। ये सारे शारीरिक लक्षण ही वो शुरुआती सुराग हैं जो चिकित्सा पेशावरों को ये तय करने में मदद करते हैं कि अब कौन से टारगेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने हैं। एक बार संदेह पक्का हो जाए तो अगला कदम होता है सही सैंपल चुनना। वैसे तो डायग्नोसिस के लिए यूरिन, नेजल स्वॉब या यहाँ तक के CSF का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे मुख्य रूप से ब्लड कलेक्शन पर ही भरोसा किया जाता है। कारण बहुत सीधा है। साल्मोनेला बैक्टीरिया सीधे रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करते हैं, इसलिए ब्लड सैंपल लेना ही सबसे आम और कारगर तरीका माना जाता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक निश्चित निदान के लिए केवल इन सैंपल्स की डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काफ़ी क्यों नहीं है? हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखकर ही क्यों नहीं बता सकते? जवाब है कि सीधे देखने पर बैक्टीरिया की संख्या इतनी कम हो सकती है कि उन्हें पहचानना नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए हमें प्रारंभिक सैंपलिंग से आगे बढ़कर थोड़ी और जटिल प्रयोगशाला तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, साल्मोनेला मॉर्फोलॉजी और प्रकार। अब देखते हैं कि पैथोजन की भौतिक संरचना हमें उसे पहचानने में कैसे मदद करती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि संरचनाएं पहचान के लिए कितनी अहम है। साल्मोनेला का मॉर्फोलॉजिकल प्रोफाइल देखिए। ये एक ग्राम नेगेटिव बैसिली है जिसका आकार रॉड जैसा होता है, साइज करीब 0.5 माइक्रोमीटर। लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है इसकी सतह पर मौजूद फ्लैजिला, जिसकी वजह से ये हाईली मोटाइल यानी अत्यधिक गतिशील होता है। माइक्रोस्कोप के नीचे ये फ्लैजिला ही इसे तेजी से भागने में मदद करते हैं और यही हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। इसके अलावा इसके प्रकारों के बीच के बारीक अंतर को भी समझना जरूरी है। साल्मोनेला टाइफी की सतह पर O और H एंटीजन मौजूद होते हैं, जबकि साल्मोनेला पैराटाइफी की सतह पर AH और BH एंटीजन पाए जाते हैं। इन अलग अलग सरफेस एंटीजेनों की समझ होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आगे चलकर विडाल टेस्ट करने के लिए ये एक निरपेक्ष शर्त यानी एब्सोल्यूट प्रीरिक्विजिट है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कल्चर और बायोकेमिकल टेस्ट। चलिए क्लिनिक से निकलकर सीधे लेबोरेटरी के माहौल में चलते हैं जहां बैक्टीरिया को स्पष्ट पहचान के लिए ग्रो किया जाता है। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मैकॉन्की आगार का इस्तेमाल करने पर क्या विजुअल कॉन्ट्रास्ट उभरता है। जब हम ग्राम नेगेटिव बैसिलाई को इसमें ग्रो करते हैं तो जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं वो गुलाबी रंग की कॉलोनियां बनाते हैं। लेकिन साल्मोनेला चूंकि एक नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, इसलिए इसकी कॉलोनियां बिल्कुल कलरलेस यानी रंगहीन होती हैं। ये दृश्य अंतर इसे बाकियों से अलग पहचानने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। कल्चर के बाद बारी आती है कुछ तेज और पुख्ता बायोकेमिकल परीक्षणों की। ये लैब तकनीशियनों के लिए एकदम रैपिड स्क्रीनिंग टूल का काम करते हैं। साल्मोनेला के मामले में ऑक्सीडेज टेस्ट हमेशा नेगेटिव आएगा और कैटालेस टेस्ट पॉजिटिव आएगा। बस इन्हीं 2 सटीक नतीजों के आधार पर लैब पेशेवर साल्मोनेला को बाकी पैथोजन से तुरंत अलग कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर,
विडाल टेस्टिंग के सिद्धांत। ये एंटेरिक फीवर का सबसे प्रसिद्ध एग्लूटिनेशन टेस्ट है, जिसे जॉर्जेस फर्नांड विडाल ने खोजा था। विडाल टेस्ट पूरी तरह से एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया पर टिका है। असल में होता क्या है, जब बाहर से डाले गए विशिष्ट बैक्टीरियल एंटीजेंस मरीज के सीरम में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज के साथ मिलते हैं तो एक रिएक्शन होता है। अगर मरीज संक्रमित है तो शरीर ने एंटीबॉडीज बनाई होंगी। ये दोनों आपस में जुड़कर गुच्छे बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को बिल्कुल वैसे ही समझा जा सकता है जैसे ब्लड टाइपिंग के दौरान खून के थक्के या क्लम्पिंग दिखाई देती है। इस टेस्टिंग को हम दो तरह से देखते हैं। क्वालिटेटिव विडाल टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि एंटीजन मौजूद हैं या नहीं, बस एक तरह की प्रारंभिक जांच। जबकि क्वांटिटेटिव विडाल टेस्ट एक कदम आगे जाकर डाइल्यूशन के तरीकों का इस्तेमाल करके ये मापता है कि एंटीजन की सटीक मात्रा है कितनी। मेडिकल प्रैक्टिसेस में हमेशा पहले क्वालिटेटिव टेस्ट किया जाता है और अगर वो पॉजिटिव आए तभी क्वांटिटेटिव टेस्ट की तरफ कदम बढ़ाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया लैब में असल में कैसे काम करती है। सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड के 4 अलग अलग गोलों में मरीज के सीरम की एक एक बूंद डाली जाती है। फिर उन गोलों में क्रमशः O, H, AH और BH एंटीजन मिलाए जाते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाया जाता है और देखा जाता है कि एग्लूटिनेशन यानी थक्के बन रहे हैं या नहीं। जिस भी एंटीजन के साथ थक्के दिखें उससे डायग्नोसिस पूरी तरह पक्का हो जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव सेक्शन 5 पर, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी और ट्रीटमेंट, यानी लेबोरेटरी के डायग्नोस्टिक डेटा को सीधे मरीज के इलाज में कैसे बदला जाए। ये स्टेटमेंट पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट का इस्तेमाल कल्चर किए गए बैक्टीरिया के खिलाफ दवा की संवेदनशीलता का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि साल्मोनेला है, बल्कि ये पक्का करना जरूरी है कि डॉक्टर जो दवा लिख रहे हैं वो लैब में पहचाने गए उस खास बैक्टीरियल स्ट्रेन को असल में मार भी पाएगी या नहीं। जैसे ही सेंसिटिविटी टेस्ट से यह कंफर्म हो जाता है कि दवा कारगर है, असरदार एंटीबायोटिक उपचार शुरू किया जा सकता है। इसके प्रमुख मानक विकल्पों में पेनिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, वैनकोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन जैसी दवाएं शामिल हैं। लेकिन याद रहे, ये तभी दी जाती हैं जब टेस्ट इनकी प्रभावकारिता की पुष्टि कर दे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या होगा अगर हम जल्दबाजी में निश्चित कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट को ही छोड़ दें। बिना सही जांच के एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल एंटेरिक फीवर के इलाज को कितना उलझा सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर भविष्य के चिकित्सा पेशेवर को गौर करना चाहिए। एक सख्त डायग्नोस्टिक पाथवे को फॉलो करना न केवल सही इलाज सुनिश्चित करता है, बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी समस्याओं से भी बचाता है। इस एक्सप्लेनेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।